दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे पेंशन है ना, पेंशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके न्यूमेरिकल थोड़े से क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं ना, तो इसको समझने के लिए आपको है ना थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा इस वीडियो को, तो आपको चीज़ें क्या हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ना। तो देखिए यहाँ पे जनरली क्वेश्चन में आता है पेंशन क्या होता है, परिवार पेंशन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन आता है। और तीसरा होता है उपादान की गणना, है ना, सॉरी उपादान बोल रहा हूँ, ये उपदान होगा, उपदान की गणना, है ना। तो ये तीन जनरली क्वेश्चन आते हैं, पर एक क्वेश्चन कभी कभी और दे देता है एग्जाम में, जैसे एग्ज़ाम को लेंदी करना है, समय खाना, तो सारांशीकरण, है ना, क्या हो जाएगा, पेंशन का सारांशीकरण। पेंशन सारांशीकरण क्या मतलब लोन लेना, है ना, तो सारांशीकरण कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, तो अपन एक वीडियो में इसको भी देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिख रहा है अपना, इसको पहले सॉल्व करने की कोई क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहता है अपना जन्म तिथि, है ना, 6/4/1954, है ना। सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/5/1979, है ना। सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/5/1979 हो जाएगा, है ना। उसके बाद सेवानिवृत्ति तिथि कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 30/4। अगर सेवानिवृत्ति तिथि नहीं दी है तो आप निकाल सकते हो, जन्म तिथि में +, 62 कर दोगे तो आपका सेवानिवृत्ति तिथि निकल जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतन, है ना, अंतिम वेतन कितना हो जाएगा यहाँ पे 9,840, और ग्रेड वेतन कितना दिया है 1900, है ना। और सेवानिवृत्ति तिथि पर दे महंगाई भत्ता 125%, ये भी दिया है भाई, है ना। तो अपने को सब चीज़ें जो अपने न्यूमेरिकल में लगती है आंसर बनने लगेगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे दे दी है ना। तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं, है ना। देखिए एक और ट्रिक है यहाँ पे, ये जो 62 साल है यहाँ पे, है ना, इसको आप हमेशा 62 साल आपको माइनस नहीं कर सकते। एक रूल है यहाँ पे, 2 अगस्त, है ना, 2 अगस्त यहाँ पे, नहीं 2 अगस्त 1953, है ना। अगर इससे पहले का है ना, अगर इससे पहले का है तो आपको 60 वर्ष लेना है ना, और इससे बाद का यहाँ पे जन्म तिथि है तो उसके बाद आप 62 वर्ष ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर 2 अगस्त 1953 से पहले का है तो आपको 60 वर्ष उसमें ऐड करना पड़ेगा, कभी क्वेश्चन घुमा सकता है भाई यहाँ पे ना। तो 2 अगस्त 1953 की डेट को क्या रखना है, आपको याद रखना है ना। जनरली देता नहीं है, इसके बाद क्या देता है, 1954 है यहाँ पे, तो 1954 है तो अपन 62 वर्ष यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। तो ये अपने क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी श्री कौशिक की पेंशन, परिवार पेंशन और उपादान की अपने गणना करना है, उपदान की गणना करना है यहाँ पे। देखिए सेवानिवृत्ति तिथि है ना, तो सेवानिवृत्ति तिथि निकालने क्या निकालना पड़ेगा, अपन जनरली निकाले तो पहले स्टेप यही रहता है, क्वेश्चन दिया रहा है चाहे न दिया रहा है, अपना निकाल लो। 62 डेट करो यहाँ पे, 62 डेट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। कैलकुलेटर से करना है, फटाफट करना है, एग्जाम में कैलकुलेटर जाने की परमिशन आपको रहेगी, है ना। अब देखिए 6/4/2016 आ रहा है, पर कोई भी सरकारी कर्मचारी है वह क्या होता है, किसी भी, है ना, किसी भी मतलब यहाँ पे, है ना, मतलब माह के अंत में ही रिटायर होता है। मान लीजिए उसकी जन्म तिथि यहाँ पे कब है, 15 फरवरी है, तो 15 फरवरी तो 28 फरवरी 29 फरवरी रिटायर होगा, 31 है मतलब यहाँ पे उसका 29 मार्च है तो 31 मार्च रिटायर होगा। जैसे यहाँ पे जन्म तिथि 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल है तो महीना के लास्ट दिन अप्रैल में 30 तारीख को क्या होगा, रिटायर होगा, है ना। ये हो गया भाई, ये समझ में आ गया। मान लीजिए यदि किसी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख आ रही है ना, 1 तारीख आ रही है, एक मान लो चाहिए अगस्त आ रही है ना, 1 अगस्त आ रही है मान चलो, तो 1 अगस्त आ रही है तो 1 अगस्त के पहले दिन, पहले माह के आखिरी दिन, है ना, पहले माह का आखिरी दिन मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 31 जुलाई, मतलब वो 31 जुलाई को रिटायर होगा ना, क्योंकि इस दिन उसको इंक्रीमेंट नहीं दे सकते भाई। 1 अगस्त आएगा तो इंक्रीमेंट वाला दिन आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगा उसको ना। मतलब जैसे पहला महीना आता है, जैसे 1 जुलाई से आ गया तो 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। समझ वाली बात यहाँ पे, मतलब कुछ रूल है कि ये रूल है, एक आसान समझ में बता रहा है यहाँ पे कि याद रखना, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 1 तारीख है तो वो पिछले माह की अंतिम दिवस से क्या होगा, रिटायर होगा। और मान लीजिए 2 तारीख है तो उस एग्जिस्टिंग माह की अंतिम दिन रिटायर होगा ना। समझ वाली बात यहाँ पे। मान लीजिए उसका जो मतलब रिटायरमेंट है यहाँ पे वो 31 दिसंबर को है ना, सॉरी यहाँ पे 1 दिसंबर को है, रिटायरमेंट डेट कितना है यहाँ पे 1 दिसंबर को, तो कब रिटायर होगा यहाँ पे 30 नवंबर को रिटायर हो जाएगा। और वही उसके मतलब रिटायरमेंट डेट एक मतलब क्या बोलना चाहिए यहाँ पे यदि उसकी जन्म तिथि कितनी यहाँ पे 2 दिसंबर है ना, 2 दिसंबर है तो उसी दिसंबर माह के 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा ना। तो इसको याद रखना है। तो जन्म तिथि अगर 1 तारीख है तो दिक्कत है भाई, 1 तारीख है कि सरकारी कर्मचारी की अगर जन्म तिथि 1 तारीख है तो उसमें दिक्कत क्या होता है, वो पिछले माह के अंतिम दिन रिटायर होगा। और यदि 2 तारीख उसकी जन्म तिथि है तो फ़ायदे में रहेगा, उसी माह की, है ना, जो एग्जिस्टिंग माह है उसी माह की अंतिम तिथि क्या होगा, रिटायर होगा, है ना। सबसे पहले क्या निकालते हैं बोला मैंने यहाँ पे, सेवानिवृत्ति तिथि। उसके बाद क्या निकालेंगे यहाँ पे, अहर्ताकारी सेवा, है ना। अहर्ताकारी सेवा कैसे निकलेगी, सेवानिवृत्ति तिथि और प्रथम निवृत्ति तिथि को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा अहर्ताकारी सेवा। मैंने पहले ही बता चुका यहाँ पे, इसको क्या करना है अपने को, 0 लेना है और उसका माइनस करना है 30 दिन 11 माह और 37 वर्ष, है ना। तो ये आ गया भाई यहाँ पे 30 वर्ष 11 माह, सॉरी 37 वर्ष 11 माह और 30 दिन, है ना।
अब देखिए अर्हताकारी सेवा ऐसा नहीं कि वो 40 साल हो गया 50 साल हो गया तो उतने दिन का उसको मतलब यहाँ पे ग्रेजुटी या फिर पेंशन देते रहेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पे ऐसे में सरकार ही लूट जाएगी ना। तो उसको सरकार ने क्या किया, यहाँ पे 33 वर्ष या 66 छमाही में क्या कर दिया, सीमित कर दिया है ना। इतने साल तक देना ही है, इसके बाद जितना जो भी 37 वर्ष जाए 40 वर्ष जाए उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। वो 33 वर्ष का ही क्या करेगी, यहाँ पे उपादान या जो भी है उसको गणना में लेगी, है ना। अनर्थदायी सेवा, यहाँ पे अनर्थदायी सेवा भी होती है, जैसे कोई कर्मचारी यहाँ पे असाधारण अवकाश लिया है ना, असाधारण अवकाश लिया है और यदि उसको सक्षम अधिकारी ने स्वीकृत नहीं किया है ना, असाधारण अवकाश लिया है और असाधारण मतलब अवैतनिक अवकाश, और सक्षम अधिकारी ने उसको स्वीकृत नहीं किया है तो शुरू के 120 दिन को छोड़कर, है ना, सिर्फ असाधारण अवकाश में ही लागू होगा भैया, है ना। तो शुरू के 120 दिन को छोड़कर शेष अंतिम दिनों को क्या करना है, यहाँ पे इस सेवा काल से क्या कर देना, माइनस कर देना है। शुरू के 120 दिन को छोड़कर इस सेवा काल से माइनस कर देना। और मान लीजिए कोई भी अवकाश रहे, यदि सक्षम अधिकारी ने उसको स्वीकृत कर दिया है तो वो सेवा अवधि में गिना जाएगा। और यदि असाधारण अवकाश को किसी सक्षम अधिकारी ने पास नहीं किया, मान लीजिए असाधारण अवकाश की संबंधित कर्मचारी ने 240 दिन लिया था, 240 दिन लिया था, पर इसको सक्षम अधिकारी ने स्वीकृत किया, अगर स्वीकृत किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है घटाने जोड़ने का ना, इसको अपने आप काउंट हो जाता है। पर यहाँ पे 240 दिन का सक्षम अधिकारी ने स्वीकृत नहीं किया तो 120 दिन को क्या करना है, छोड़ना है। तो बचा कितना है यहाँ पे 120 दिन, तो 120 दिन को क्या करना है, यहाँ पे सेवा अवधि में तो माइनस करना है। हम चलो भाई यहाँ पे सरकार गुड फेथ में 120 दिन का दे देती है, पर 120 दिन का सरकार यहाँ पे वसूलेगी है, वो क्या करेगी, यहाँ पे जो भी सेवा अवधि है उसे क्या कर देगी, माइनस कर देगी उसको, है ना। तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अनर्थदायी सेवा हो गया। उसके बाद यहाँ पेंशन गणना, है ना। अनर्थदायी सेवा में और बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, यहाँ पे निलंबन कर दिए हैं या कुछ कर दिए हैं तो वो सब चीज़ें भी इसमें आती है ना। इसको विशेष तौर पे अपने को याद रखना है। उसके बाद पेंशन गणना कैसे करेंगे, उपलब्धि डिवाइडेड बाई 2, ये एक फार्मूला है ना, एक यूनिवर्सल फार्मूला है। उपलब्धि डिवाइडेड बाई 2, 6 खंडों की संख्या डिवाइडेड बाई 66, है ना। मान लीजिए यहाँ पे 33 वर्ष तो आ गया अपना, मान लीजिए यहाँ पे 31 आता तो यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे 31 लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब बेड वेतन प्लस ग्रेड वेतन डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 9840 अपन निकला था, बेड में क्वेश्चन दिया है और ग्रेड पे यहाँ पे निकाल लिया अपन यहाँ पे, है ना। 1900 आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 66 बटे 66 मतलब 5870, ये अपना आ गया 5870। मतलब कुल मिला के देखो यदि अधिवार्षिक आयु पूर्ण हो रही है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। सीधे यहाँ पे ग्रेड वेतन बेड वेतन उठाओ, उसका 50% करो तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 5870 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया भाई। अब परिवार पेंशन गणना कैसे करेंगे, 67 वर्ष या 7 वर्ष जो पहले हो, है ना। मान लीजिए कोई शासकीय कर्मचारी यहाँ पे, है ना, सेवानिवृत्ति जस्ट बाद यहाँ क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो 67 वर्ष तक इसे क्या मिलेगा, 50% पेंशन मिलेगी निलंबन काल में। और पेंशन काल में कितना, 50% पेंशन मिलती है। परंतु यदि शासकीय कर्मचारी यहाँ तुरंत मर गया है ना, रिटायरमेंट के बाद उनके निधन हो गया है तो 50% क्या मिलेगी उनको यहाँ पे, कब तक मिलेगी, 67 साल तक के। मान लीजिए पर वो जवानी में ही क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है, तो जिस दिन मरा है उसके बाद के 7 वर्षों तक के, है ना। मान लीजिए 34 साल में मर गया है ना, तो 41 साल की एज तक उसे क्या मिलेगा, 50% उसके परिवार वालों को पेंशन मिलेगी। पर 41 साल जैसे ही खत्म होगा, 42 साल आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी 30%, है ना, जो भी यहाँ पे उसका अंतिम उपलब्धि थी उसका 30% हो जाएगा। देखेंगे इसका क्वेश्चन आएगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो 67 वर्ष या 7 वर्ष, तो यहाँ पे तो भैया अच्छे से मतलब सेवानिवृत्ति हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि शासकीय सेवक जिंदा है, यदि शासकीय सेवक जिंदा है यहाँ पे तो उसको तो फिर भैया बोलो जाए कि 50% सैलरी यहाँ पे आजीवन मिलती रहेगी। मतलब वो मतलब 100 साल हो जाए, 150 साल हो जाए, 300 साल हो जाए, 500 साल हो जाए, जो हो जाए, है ना, तो उसको क्या मिलेगी, अपना 50% शासकीय सेवक को, खुद ही जिंदा है ना भी शासकीय सेवक, तो उसको यहाँ 50% पेमेंट मिलती रहेगी। पर परिवार पेंशन के मामले में, है ना, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, 67 वर्ष बाद क्या किया जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी वाइफ या बच्चे लोगों को मिलेगा पेंशन, तो वो 67 साल तक मिलेगा पूरा फुल पेंशन। उसका जस्ट कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे, है ना, अपना कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा फिर वो अंतिम उपलब्धि का ना। एक मेरे मामा थे, पटले मामा, उनका भी आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि मैं उनके एग्जांपल से इसको समझा था कि उनके 7 वर्ष बाद उनकी वाइफ को मिलने वाली जो पेंशन राशि है उसको क्या कर दिया गया था, घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया था ना। वह 51 के एज में क्या हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। तो 61 के बाद यहाँ पे 68 की आयु में ना, 68 की जो उनकी जो सेवा मतलब पेंशन राशि थी, 68 वर्ष में क्या कर दिया गया था, उसको 30% कर दिया गया था ना। तो उनकी वाइफ को मिलने वाली पेंशन क्या हो गई थी, उसमें कम हो गई थी। ये इसलिए किया जाता है कि उनके ऊपर आर्थिक भार न पड़े, उसके परिवार के ऊपर आर्थिक भार न पड़े, इसलिए कम से कम 7 वर्ष या 67 वर्ष तक उनको क्या कर देते रहो, यहाँ पे पेंशन देते रहो भाई यहाँ पे, तो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा क्या हो जाए, यहाँ पे अच्छी हो जाए।
तो इसलिए गवर्नमेंट ये पहल करी है ना। अब देखिए परिवार पेंशन की गणना, तो परिवार पेंशन गणना 67 वर्ष यहाँ पे, क्योंकि ये सामने वाला बंदा तो यहाँ पे सेवानिवृत्ति के बाद एक्सपायर हुए है ना, तो सेवानिवृत्ति के बाद एक्सपायर होते हैं 67 साल तक ही मिलेगा उनको, है ना। तो इसमें 67 क्या कर देंगे यहाँ पे 8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6/4/2021, है ना। तो देखिए अब 1/5/2016 से, है ना, 1/5/2016 से यहाँ पे 5/4/2016 तक के ये कैसे निकाले भाई। यहाँ पे रिटायरमेंट कब है उनकी, रिटायरमेंट कब है, रिटायरमेंट कब हुई यहाँ पे, रिटायरमेंट कब है उनकी, ये देखिए 30/4/2016 का रिटायरमेंट है ना, 30/4/2016 का रिटायरमेंट है। तो 30/4/2016 के बाद क्या हो जाएगा, अब उसके बाद 1 तारीख, तो 1/5/2016 से, है ना, 5/4 मतलब इसके एक दिन पहले तक के, मतलब 5/4/2016 तक फुल पेंशन मिलेगी बड़ी दर, मतलब इसका 50% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर उसके जस्ट एक दिन बाद, मतलब यहाँ पे 5 तारीख लिए तो उसके एक दिन बाद, मतलब यहाँ 6/4/2016 से जस्ट अगले दिन से यहाँ क्या हो जाएगी 30% पेंशन की दर ही घट जाएगी यहाँ पे ना। निरंतर पात्रता अवधि तक, जब तो उसकी वाइफ जिंदा है या बच्चे जिंदा है या उसके बूढ़े माँ बाप जिंदा है, यदि शादी नहीं किया है तो उसके बाद 30% हो जाएगी, है ना। और ये इस दर से मिलेगी, इसको बोलते हैं बढ़ी दर, इसको बोलते हैं घटी दर। मतलब 50% मिल रहा है मतलब फुल पेंशन है वो, और घटी दर में 30% मिल रहा है मतलब वो, है ना, हाफ पेंशन है, या फिर बोलना चाहिए घटी दर के अंतर्गत आएगा, है ना। अब देखिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान, है ना, कोई भी शासकीय कर्मचारी रहता है तो उसको मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान की पात्रता भी रहती है ना, ये भी उनको दिया जाता है ना। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, जो एकमुश्त राशि है यहाँ पे ना, वो उनको दे दी जाती है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं भाई यहाँ पे, तो अंतिम उपलब्धि डिवाइडेड बाई 4, है ना, 6 माही खंडों की संख्या डिवाइडेड बाई 1, है ना। तो यहाँ पे ये अपना अंतिम उपलब्धि मूल वेतन ये हो गया, और उसमें फिर अपन ने DA ऐड कर दिया तो कितना हो गया यहाँ पे 11,740 डिवाइडेड बाई 4, 66 छमाही हैं क्योंकि 33 वर्ष है, 66 छमाही हैं, तो 66/1 तो 4,35,840, है ना। तो DCRG, है ना, तो ये मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान यहाँ पे ये सभी गवर्नमेंट कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के बाद, है ना, अपना कार्यस्थल छोड़ते हैं तो उनके बाद उनको तुरंत यहाँ पे दे दिया जाता है ना, तुरंत दे दिया जाता है ना, पेंशन साथ ही ये चालू हो जाता है ना, मतलब एक साथ ये एक मुश्त दिया जाता है ना। अर्जित अवकाश नकदीकरण हो गया, ये DCRG हो गया यहाँ पे डेथ कम, है ना, रिटायरमेंट ग्रेजुटी, है ना, इसको DCRG को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी बोलते हैं, तो ये उनको दे दिया जाएगा एक मुश्त, है ना। उसके बाद ये भी ऐसा नहीं कि आप इसको भनमन्ना देते जा रहे हो, कुछ नहीं, इसका सीमा है भाई 20 लाख, है ना, जो कम हो ना। मान लीजिए आप 4,35,000 तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4,35,848 रुपये दे दो, परंतु ये मान लो 21 लाख चला जाता है तो उसको 20 लाख ही देते हैं ना। मान लीजिए 24 लाख चला जाता है तो उसको 20 लाख ही देते हैं। ये गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, सब चीज़ में लिमिट है, नहीं तो क्या हो जाएगी गवर्नमेंट, क्या हो जाएगी गवर्नमेंट का कबाड़ा हो जाएगा भाई, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री चोपड़ा सहकारिता निरीक्षक, जन्म दिया है, सेवा प्रवेश दिया है 17/8/1983, DA 38% दिया है ना। लेवल 10 में अंतिम वेतन कितना था 75,200 था, कार्य दिवस 186 दिन, है ना। अकार्य दिवस भाई इसमें इसको पेमेंट नहीं मिला होगा, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना इसको ना। उनकी पेंशन का सारांशीकरण करना है, पेंशन गणना पत्रक बनाई है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको पेंशन बनाना है, पेंशन गणना पत्र बोला था पेंशन, है ना, पेंशन बनाना है यहाँ पे, उसके बाद परिवार पेंशन बनाना है ना, परिवार पेंशन बनाना है, और उसके बाद क्या बनाना, उपदान, है ना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति क्या बनाना, उपदान बनाना है अपने को, ठीक है। और यदि मान लीजिए सारांशीकरण दे दिया क्वेश्चन अलग से, तो सारांशीकरण भी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बनाना पड़ेगा भाई यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे सेवानिवृत्ति तिथि, है ना, तो सबसे पहले सेवानिवृत्ति तिथि निकालते हैं अपन यहाँ पे, तो जन्म तिथि में 62 साल जोड़ दो, ठीक है, तो ये अपना निकल गया सेवानिवृत्ति तिथि। अब वो उस महीने में 2 तारीख रिटायर हुआ यहाँ पे, तो 2 तारीख है तो वो मंथ के एंड में चला जाएगा। 1 तारीख रहता तो पिछले महीने के अंतिम में चला जाता, पर 2 तारीख है तो मंथ क्या हो जाएगा, एंड में चला जाएगा। तो 31/5/2023 को क्या होगा, रिटायर होगा। अकार्य दिवस मतलब कितना, 186 दिन, 186 दिन मतलब कितना हो जाएगा, 6 माह और 6 दिन में कन्वर्ट हो गया भाई। चलो ठीक है, इसको बाद में घटाना पड़ेगा क्योंकि अनर्थदायी सेवा है तो इसको सेवा अवधि में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्या है, अकार्य दिवस है ना। अर्थदायी सेवा कैसे निकालेंगे, सेवानिवृत्ति तिथि और प्रथम निवृत्ति तिथि क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सेवानिवृत्ति तिथि कितनी है भाई यहाँ पे 31/5/2023 है ना। वैसे ही जो पहले क्वेश्चन बनाए थे वैसे इसको बनाना है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्रथम निवृत्ति तिथि 17/8/1983, तो दोनों को माइनस करेंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे तो इसको एक कम करते हैं, फिर यहाँ पे अगर नहीं जा रहा होता है 30 उधार लेते हैं, मैंने पहले ही बता चुका था, तो इसमें ये अपना वर्ष आ जाएगा। अब अनहर्तादायी सेवा क्या करेंगे यहाँ पे, अब इतनी अहर्तादायी सेवा निकल गई तो उससे अनहर्तादायी सेवा, तो इसका भुगतान सरकार क्यों करेगी भाई, अकार्य दिवस है ना, उसको उतना घटाओ। तो ये अपना है ना 39 वर्ष 3 माह 9 दिन, तो 39 वर्ष आ रहा है, मतलब 33 वर्ष से अधिक है, तो अपन 33 वर्ष में क्या करेंगे, इसको सीमित करेंगे।
पेंशन गणना वही बताया मैंने यहाँ पे, उपलब्धि डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पे वेतन डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे 6 माही खंडों संख्या 66 डिवाइडेड बाई 66, तो कितना जाएगा 37,076 रुपये प्रति महीना सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। अब परिवार पेंशन, मान लीजिए यहाँ पे सेवानिवृत्ति के बाद संबंधित शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार में जो माता है या फिर उसकी पत्नी है, तो सबसे पहला अधिकार तो पत्नी का ही होता है। तो पत्नी क्या मिलेगा यहाँ पे 67 वर्ष तक यहाँ पे बड़ी दर मिलेगी, है ना। जन्म तिथि 67 और मतलब यहाँ पे 2028 तक के क्या मिलेगा उसको बड़ी दर मिलेगी। और जैसे ही यहाँ पे उसके आगे अगले महीने से क्या हो जाएगा घटी दर, मतलब 30% हो जाएगा ना। देखिए जब व्यक्ति का निलंबन होता है तब भी 50% से मतलब पेमेंट कर दी जाती है अंतिम उपलब्धि का, और पेंशन में भी जो अंतिम उपलब्धि रहती है उसका 50% कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 1/6/2023 से इसका सेवानिवृत्ति दिनांक कब था भैया, सेवानिवृत्ति दिनांक कब था यहाँ पे 31/5/2023। तो 31/5/2023 के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/6 है ना, अगले महीना 1 तारीख, और 1/5 इसके एक दिन पहले तक के, मतलब 1/5/2028 को बड़ी दर मिलेगी, मतलब इसका 50% निकाल देंगे, है ना। अंतिम उपलब्धि कितना 50%, कितना जाएगा 37,600, तो ये बड़ी दर हो गई। घटी दर क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे 1 से 2 है ना, तो 1 तारीख से 2 तारीख आएगा, तो 2/5/2028 से निरंतर या पात्रता अवधि तक घटी दर मिलेगी। जब तक उसके बाद जिंदा है या फिर उसके बाद अन्य आश्रित उसके जिंदे हैं, तो तब तक की क्या मिलती जाएगी यहाँ पे 30% मिलेगी, मतलब 22,560, ये अपनी राशि निकल गई, है ना। अब मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपादान, ये तो हर को मिलता ही, मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए अंतिम उपलब्धि मूल वेतन डी डिवाइड बाई 4, 6 माही खंडों संख्या डिवाइड बाई 1, तो ये निकल जाएगा। ये से निकाले अपन यहाँ पे 17,12,304। अच्छा हुआ कम आ गया, नहीं तो अगर बढ़ा रहता तो 20 लाख क्या कर देते अपन, सीमित कर देते, है ना। मान लीजिए 27 लाख आ जाता तो 20 लाख ही देते हैं ना, क्योंकि 20 लाख सीमित करना है। पर 17 लाख है, 20 लाख से कोई दिक्कत नहीं, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये मृत्यु से सेवानिवृत्ति उपादान मिलता ही है ना। अब देखिए पेंशन का सारांशीकरण राशि, है ना। तो पेंशन का सारांशीकरण क्या होता है ना, पेंशन का सारांशीकरण क्या होता है, पेंशन का 1/3 हिस्सा ना आप क्या करते हो, पेंशन से अगर लोन निकालते हो तो उसे क्या बोलते हैं, पेंशन का सारांशीकरण बोलते हैं ना। आप पेंशन का 1/3 राशि आप निकाल सकते हो ना। तो 37,600 में से 1/3 निकालो तो कितना 12,533 रुपये, है ना। तो ये पेंशन का 1/3 हिस्सा ये निकला, तो फॉर्मूला में रखोगे आप। तो पेंशन का सारांशीकरण राशि कितना है 12,533, है ना, गुणा 12। अब यहाँ पे सारांशीकरण का मूल्य ये चार्ट से निकलेगा ना, चार्ट से एक चार्ट रहता है अपने यहाँ पे, उसमें 1 रुपये का मूल्य बताया जाता है चार्ट में ना। ये चार्ट आप एग्जाम में ले जा सकते हो, इस ले जाने की आपको परमिशन मिलेगी। आप चार्ट यहाँ पे आपको बुक मिल जाएगा ना, तो चार्ट से आप देख लेना। तो 63 साल में 62 के बाद 63 आता है, तो 63 साल में आप क्या निकाल रहे हो, लोन निकाल रहे हो पेंशन से। मैं सारांशीकरण को लोन ही बोलता हूँ, है ना। तो 15 साल तक पैसा कटता है उसमें, है ना। देखिए तो 63 साल में क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, 63 साल में, है ना, उसका सारांशीकरण मूल्य कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, 63 साल में सारांशीकरण का मूल्य हो जाएगा यहाँ पे, है ना 7.982, इसको रख दिए तो कितना 12,460 रुपये आपको एक मुश्त मिल जाएगा। सीधा रिटायरमेंट बाद आपको लोन मिल जाएगा कितना 12,460 रुपये, है ना। अब इसका 15 साल तक रिकवरी होते रहेगा, मतलब पेंशन राशि से, है ना। तो एक मुश्त आप निकाल सकते हो। अब पेंशन का विभाजन कैसे करते हैं भाई यहाँ पे, सबसे पहले राज्य लेते हैं, माह लेते हैं, पेंशन लेते हैं, उपदान और सारांशीकरण जो भी है उसको ले लो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले लिखना है अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब जब MP छत्तीसगढ़ एक था उसके तो मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पे, और उसका छत्तीसगढ़ हो गया ना। सबसे पहले जो भी यहाँ पे आ रहा है उसको लिखते जाओ। जैसे पेंशन निकला है बड़ी दर कितना निकला 37,622, इसको सबसे पहले लिखो। उपादान 17,12,304, सारांशीकरण 12,460, है ना, ये आ गया, इसको पहले लिख लो, बाद में कैलकुलेशन करते रहेंगे अपन। अब उसका डेट निकालो, डेट निकालो मतलब यहाँ पे 17/8/1983 से ज्वाइनिंग थी, है ना, और 31/10/2000 तक वो किसका MP का हिस्सा था, MP गवर्नमेंट का ना, MP गवर्नमेंट का हिस्सा था। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 15 वर्ष 2 माह 17 दिन, है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब ये आ गया अपना यहाँ पे इसमें अनहर्ता दी सेवा को माइनस करना पड़ेगा भाई यहाँ पे ना, क्योंकि अनहर्ता दी सेवा इसी 20 थी, उसको माइनस किया तो अपना 200 माह आ रहा है, इसको महीने में कन्वर्ट कर लेना है। उसका CG मतलब 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, और कब तक उसका रिटायरमेंट है 31/5/2025 को, तो इसमें कितना 294 दिन, तो 200 + 294 दिन, तो यहाँ पे 200 दिन लिख लिए, यहाँ पे 294 दिन निकली है ना, ये टोटल 494 दिन। अब इसको कैलकुलेशन करना है बीच वाले को ना। अब ये बीच वाले क्या करना है, आपने कैलकुलेशन करते जाना है, क्या क्या आएगा कैसे आएगा ना। अब देखिए जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसको टोटल लो, डिवाइड बाई 494 हो जाएगा अपना, गुणा इसका निकाले तो 294 कर दो, तो ये वैल्यू अपनी आ जाएगी, है ना, ये वैल्यू अपनी आ जाएगी, है ना। सबसे पहले आप क्या करो, अविभाजित MP के निकालो, छत्तीसगढ़ का मत निकालो, पहले इसका निकालना है। तो इसका निकालने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसका निकालने क्या करना पड़ेगा, जैसे 37,600 अपना क्या है, 37,600 अपना वेतन है, तो ये वर्धित वेतन है, वर्धित पेंशन है, तो 494 से मल्टीप्लाई किए तो एक दिन का निकल गया अपना ना, एक माह का इतना निकल गया। अब उसमें 15,223 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना नहीं, इसमें 200 दिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 दिन निकालना, तो 200 दिन को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा अपना 15,223 रुपये आ जाएगा। वैसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब पहले एक दिन निकालना है,
उसके बाद फिर यहाँ पे इसको 200 दिन को मल्टीप्लाई करना है, सब वैसे करेंगे तो अपना आते जाएगा ना। तो जैसे मान चलिए यहाँ पे इसको हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 15,222.6 आ रहा था, तो इसको 23 कर देना है यहाँ पे, क्योंकि एमपी से हम लोग गए हैं तो एमपी में 1 रुपये अपने ज़्यादा ही देना है ना। जैसे यहाँ पे 41 है, यहाँ 40 रहा तो मैंने 41 कर दिया इसको, है ना। जो दशमलव का जो पॉइंट आ रहा है तो बढ़ा के एमपी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और घटा वाला को क्या कहाँ लेना है, छत्तीसगढ़ में लेना है। घटा वाला कहाँ लेना है, छत्तीसगढ़ में लेना है। टोटल तो इतना ही आना चाहिए, पर जो दशमलव बाद वाला आता है उसको इसी में डालना है, एमपी वाले में। और नीचे वाला मतलब जिसमें दशमलव वाले के जो बचा राशि है, मतलब अंतर निकाल सकते हो। पहले वही बोला ना मैंने, अविभाजित मध्य प्रदेश निकालो, जो राशि आएगी उसको टोटल में से माइनस करोगे तो ये राशि अपनी आ जाएगी, है ना। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो मैंने क्या बोला, एमपी में 1 रुपये ज़्यादा भार देना है और छत्तीसगढ़ में 1 रुपये कम भार देना है, क्योंकि हमारी मातृ राज्य कौन सी यहाँ पे एमपी है ना। अब देखिए यहाँ पे यदि कोई कर्मचारी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है और पिछले 12 महीने से कोई नियमित वेतन वृद्धि नहीं मिली है ना, तो उसे सेवानिवृत्ति दिनांक को एक वेतन वृद्धि स्वीकृत किया जाता है काल्पनिक रूप से, है ना। गणना किया जाता है वित्त निर्देश 2023 के तहत। यह वेतन वृद्धि केवल सेवानिवृत्ति के लाभ, है ना, पेंशन की राशि, डीसीआरजी की राशि और अवकाश नकदीकरण में नहीं, है ना। अवकाश नकदीकरण में इसको नहीं देना फ़ायदा, सिर्फ पेंशन और डीसीआरजी राशि में इसका फ़ायदा देना है, ठीक है। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ पे 30 जून को रिटायर हो रहा है, 30 जून को। दिक्कत ये होगी कि अगले एक दिन बाद उसे क्या लगने वाला था, 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगने वाला था, तो उसको तो नुकसान हो गया ना भाई। वो साल भर से जूझ के आया बेचारा यहाँ पे, और एक दिन के लिए क्या हो गया, चूक गया। वैसे यहाँ पे कोई यहाँ पे 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है यहाँ पे, और 1 जनवरी को उसका क्या लगने वाला था, 1 जनवरी को उसका क्या लगने वाला था भाई, यहाँ पे 1 जनवरी को उसका क्या लगने वाला था, इंक्रीमेंट लगना था। फिर वो बेचारा एक दिन को चूक गया। तो ऐसे लोगों को फ़ायदा देने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे उनको एक इंक्रीमेंट काल्पनिक रूप से दे देती, चल भाई ले लो यार, तुम भी क्या नाम लोगे ऐसे करके ना। तो ये स्टेप से यहाँ पे किया गया है ना। तो इसको अपने को याद रखना है कि 30 जून रिटायर होगा तो अपना 1 जुलाई के वाला इंक्रीमेंट उसको काल्पनिक रूप से दे देना है ना। बस 31 दिसंबर रिटायर होगा तो यहाँ पे 1 जनवरी वाला जो इंक्रीमेंट लगता है तो काल्पनिक रूप से उसको दे देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आज का। देखिए, मिस्टर सुषमा की पेंशन गणना पत्रक बनाओ, है ना। जन्म तिथि दिया है ना, और उसके यहाँ पे शासकीय प्रवेश तिथि, इतना वेतन, डीए दे दिया है। तो सेवानिवृत्ति सबसे पहले क्या निकालेंगे अपना, सेवानिवृत्ति तिथि निकालेंगे। तो 62 जोड़ देंगे अपन, निकल के सेवानिवृत्ति तिथि माह के अंत में 30 जून 2023, है ना। अब उसका अनर्हतादायी सेवा दिया है कि नहीं दिया, तो निरंक इसको हटा दो। अनर्हतादायी सेवा सेवानिवृत्ति तिथि, प्रथम निवृत्ति तिथि, तो जब रिटायर हुआ वो डेट और जब ज्वाइनिंग किया वो डेट, तो इसमें 37 वर्ष 10 माह 8 दिन है। तो इसको मतलब 37 वर्ष मतलब 33 ज़्यादा और 33 में सीमित कर दी इसको। पेंशन गणना कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे उपलब्धि का, और 66 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 52,450 रुपये आ जाएगा। परिवार पेंशन वैसी ही है ना, सीट 7-8 करेंगे यहाँ पे, इतना आ गया। रिटायरमेंट डेट से अपने देखेंगे तो रिटायरमेंट डेट का अगला दिन कितना हो जाएगा, 1 जुलाई 2023 से कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे इसके एक दिन पहले तक के, मतलब यहाँ पे 30 जून 2028 तक के, है ना। तो कितना हो जाएगा, बड़ी दर मिलेगी 50%, है ना। उसके जस्ट इस तारीख से फिर यहाँ पे मतलब जब निरंतर पात्रता अवधि तक कितना मिलेगा यहाँ पे 21,470 रुपये मिलेगा ना, ठीक है। मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपादान क्या बोला मैंने यहाँ पे, मूल वेतन का 4/4, 6 खंडों संख्या /1, है ना। तो ये मैंने इसके /4 किया, फिर 66/1 कर दिया, तो ये हो गया /4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24,000, है ना, 24,57,807 रुपये। ये 20 लाख तक क्या हो जाएगा अपना सीमित हो जाएगा ना, 20 लाख तक सीमित हो जाएगा भाई यहाँ, क्योंकि 24 लाख ज़्यादा आ रहा है, 20 लाख तक अपने को लेना है, तो 20 लाख यहाँ पे सीमित हो जाएगा। पेंशन सारांशिकरण कैसे निकालेंगे, मैंने बोला यहाँ पे सारांशित पेंशन की राशि कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3, जो भी राशि उसका 1/3 निकालेंगे, या फार्मूला में जोड़ दो ना भाई 1/3। फिर 12 हो गया यहाँ पे सारांशिक मूल्य यहाँ 63 में कितना होता है 7.982, है ना, 7.982 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 16,74,000, मतलब एक मुश्त राशि आपको पेंशन की राशि से आप निकाल सकते हो, ब्याज मतलब लोन के रूप में 16,74,623 रुपये, है ना। अब राशि को विभाजन कैसे करेंगे, मैंने बताया यहाँ पे राज्य, माह, परिवार पेंशन डीजीआरसी यहाँ पे, है ना, सारांशीकरण हो गया यहाँ पे। तो पहले माह को ले लेना है यहाँ पे, टोटल वैल्यू को लिख लेना है यहाँ पे सबसे नीचे में। अभी कैलकुलेटर इसको नहीं करना है, लास्ट में करेंगे। माह निकालेंगे तो माह जब उसका ज्वाइनिंग डेट है 31/10/2000, मतलब उस मध्य रात्रि तक के जब एमपी छत्तीसगढ़ एक थे, तो कितना आ जाएगा 182 दिन आ जाएगा। अनर्हता का सेवा रहेगा तो अनर्हता का सेवा अगर रहेगा तो घटाना, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में घटाए थे अपन, है ना। तो 182 दिन ये आ गया। उसके बाद देखिए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का यहाँ राज्य गठन हुआ था, है ना। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 जून 2023 से क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे ना, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ है, रिटायर हुआ है तो उसका कितना दिन आ जाएगा यहाँ पे 272 दिन। तो 182 दिन 272 दिन, मतलब टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 182 272 कितना 454। अब कैलकुलेशन करो इसका, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 31,470 है ना, तो उसका डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे, पहले एमपी का निकालना है ना, अविभाजित मध्य प्रदेश का ना। तो 182
टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, टोटल कितना रहा है टोटल कितना हो रहा है अपने यहाँ पे 454 है ना, 454 हो गया। अब 182 दिन, तो 182 दिन क्या हो जाएगा, 182 दिन को यहाँ गुणा करूँगा ना, गुणा 182, तो कितना हो गया अपने यहाँ पे, ये 12,616 निकल गया। अब टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये अपना राशि निकल जाएगा, ऐसे करके निकालना है अपने को, है ना। तो इस वे में लेके अपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। और मैंने क्या बोला यहाँ पे, जब मध्य प्रदेश के वाले लोग बनाते हैं इसको, है ना, तो मध्य प्रदेश वाले लोग बनाते हैं, तो मध्य प्रदेश वाले लोग यहाँ पे इसको रखते हैं और इसमें भरते हैं उन लोग, है ना। इसमें उन लोग क्या करते हैं, भरते हैं इसमें है ना, इसमें भरेंगे। और छत्तीसगढ़ वाला क्या रहता है, डेस ऐसे करके डेस रहता है ना। तो ये अपने को समझने वाली बात है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ चीज़ें अभी डाउटफुल लग रही होगी तो आप वीडियो को रिपीटेड मोड में देख लेना, तो आपकी चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।